सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं आलोक कुमार जी द्वारा रचित कहानी अभिशाप। अवध नारायण अपने गांव शंकरपुर में अपनी डीह पर बूढ़े पिता के साथ रहते थे। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। दोनों बाप बेटे मिलजुल कर खाना बनाते और अपनी थोड़ी सी खेती और गाय के झुंड की देखभाल करते। अपनी डीह पर केवल 2 प्राणी और आसपास के लोगों का बड़ा परिवार था। मासूम अवध नारायण अपने पिता से पूछते, बाबूजी, और लोगों का इतना भरा पूरा परिवार है, चाचा, ताऊ, चचेरे भाई, गोतिया दियाद, पर अपना तो कोई नहीं है। बाबूजी एक ठंडी सांस लेते और बोलते, बेटा, इस डीह पर जहां तक मुझे याद है बस एक ही बेटा पैदा होता है। पता नहीं ये कैसा अभिशाप है इस डीह पर कि वंश बेल यहाँ बढ़ता ही नहीं है। मैं एक, मेरे बाबूजी एक, मेरे दादाजी एक, और अब देखो तुम भी एक। तो फिर चाचा, ताऊ, गोतिया दियाद कहाँ से होगा? अवध नारायण का पूरा बचपन बाबूजी के प्यार के सहारे ही गुजरा था। बाकी जगह या तो था तिरस्कार या थी सहानुभूति। दूसरे बच्चों से झगड़ा भी होता तो दब जाते, क्योंकि इनकी पीठ पर खुद के अलावा दूसरा कोई और लड़ने वाला था ही नहीं। खेत अपना था, लेकिन लहलहाते फसल के बीच गांव का कोई आदमी अपना मवेशी घुसा देता। जब पता चलता तो वह हंस देता, बोलता, अरे पशु ही तो है, घुस गया तो क्या हुआ, निकाल दो। मासूम अवध नारायण इन बातों से बहुत आहत होता। जी करता कि उनके मवेशियों को लाठी से पीट कर खेत से निकाल दे, लेकिन डरता कि बात बढ़ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। गांव वालों के इन्हीं तिरस्कार और सहानुभूति के बीच वह पहले किशोर और फिर जवान हो गया। लेकिन एक बात उसके जहन में घर कर गई कि ताकत के बगैर जीना बेकार है। जब से थोड़ी बुद्धि हुई तभी से कुश्ती शुरू कर दी। अखाड़े में नियमित जाने से कुछ और लड़कों से दोस्ती हुई। हालांकि कद काठी ने उनका उतना साथ नहीं दिया, लेकिन दांव पेच से कुश्ती के अच्छे खिलाड़ियों में उनकी गिनती होने लगी। जब बड़े हुए तो एक पहलवान के रूप में उनकी ख्याति थोड़ी बढ़ी और कुछ छोटे लड़के उनसे कुश्ती के दाव पेंच सीखने भी आने लगे। आदमी जिस चीज की लालसा रखता है, अपना सारा ध्यान उधर ही लगा देता है। वह भी पूरा ध्यान अपने शारीरिक सौष्ठव और दोस्तों के साथ दोस्ती गांठने में लगा देता। दिन तेजी से बीत रहे थे। इसी बीच उसकी शादी भी हो गई। बचपन की कुंठा थोड़ी कम हुई। खेती इतनी थी कि आराम से घर चल जाता था। लेकिन एक बात हमेशा दिल को कचोटती। कारण ये था कि उसके खेत का 1-2 टुकड़ा गांव के ही दबंग जबरन जोतते थे। उसकी फसल पर उन दबंगों का ही अधिकार था। जब थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा तो एक साल एक खेत को, जिसे अब तक गांव का ही कोई दबंग जबरदस्ती जोतता था, उसने खुद जोता। गांव में बड़ी हलचल हुई। दबंग के लठैत लाठी भाला लेकर खेत में पहुंच गए, लेकिन उसका आत्मविश्वास डिगा नहीं। अकेले अपने 1-2 साथियों के साथ लाठी लेकर खेत में डट गया। अंग्रेजों का जमाना था, कानून से लोग डरते थे। जब दूसरे पक्ष ने देखा कि अवध नारायण आज प्रण करके आया है कि जब तक जान है तब तक लड़ेंगे, तो उसने अपने लठैतों को वापस आने का इशारा किया और खेत पर अपना दावा छोड़ दिया। ये अवध नारायण की पहली जीत थी और आज उसे पहली बार लगा कि इस गांव में उसका भी कोई अस्तित्व है। समय के साथ घर में एक नया मेहमान आया तो वह खुशी से फूला न समाया। उनकी धर्मपत्नी स्वयं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उनके मायके में उनके भाई पढ़े लिखे थे। उन्होंने उसी वक्त फैसला ले लिया कि बच्चा बड़ा होकर अपने ननिहाल में अपने मामा के पास पढ़ाई करेगा। अवध नारायण इस बात से सहमत नहीं थे। उनका तो मन था कि इस डीह पर बच्चों की किलकारियां गूंजें, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद घर में एक और बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन महज 5-6 दिनों में ही चल बसा। उनका मन हमेशा सशंकित रहता कि पता नहीं इस डीह पर दूसरा बेटा होगा या नहीं। जब 2 वर्ष बाद एक और बेटा हुआ
और कुछ दिनों बाद वह भी चल बसा, तब अवध नारायण का मन पूरी तरह से डर गया। सबसे पहले तो उसने अपने बड़े बेटे को ननिहाल उसके मामा के पास भेज दिया और घर में गृह शांति के लिए पूजा पाठ भी कराया। इससे कुछ फायदा हुआ या नहीं, परंतु उसके मन को शांति अवश्य मिली। पूजा पाठ का प्रताप था या कुछ और कि एक बार फिर से एक और बेटे का जन्म हुआ। इस बार दोनों प्राणी काफी चौकन्ने थे और पंडित जी द्वारा बताई गई सारी प्रक्रियाओं का पालन भी कर रहे थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, अवध नारायण का डर भी कम होता गया। उनकी धर्मपत्नी इस बेटे को भी ननिहाल भेजना चाहती थी, लेकिन इस बार अवध नारायण अड़ गया और इस पुत्र को अपने पास ही रखा। इसके बाद एक एक कर दो और पुत्र हुए और कुछ ही दिनों में डीह पर बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। अवध नारायण बच्चों की किलकारियों से फूला न समाता। लगता चलो इस डीह का अभिशाप तो मिटा। वंश बेल ने पहली बार एक से ज्यादा शाखाएं देखी थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। वे सब गांव के स्कूल में ही पढ़ने जाते। बड़ा बेटा इन सब से ज्यादा बड़ा था और जब आईएससी करने के बाद दूर के एक गांव में हाई स्कूल में बतौर साइंस टीचर बहाल हुआ तो अवध नारायण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। गांव में घूम घूम कर सबको बताया कि बड़ा वाला लड़का स्कूल में मास्टर हो गया है। फिर सारे छोटे भाई बड़े वाले के पास रहकर ही पढ़ने लगे। अवध नारायण खुश था, लेकिन एक बात उसे खटकती थी कि अगर सारे बच्चे इसी तरह पढ़ लिख कर बाहर चले जाएंगे तो फिर तो वह गांव में अकेला ही रह जाएगा। मगर फिर लगता कि चलो अच्छा है, पढ़ लिख कर बच्चे काबिल तो हो जाएंगे, दो चार पैसे कमाएंगे तो सब मिलकर बड़ा सा घर बनाएंगे, पैसा रहेगा तो खेती भी अच्छी होगी। एक दिन अवध नारायण खेत में बुआई कर रहे थे तो देखा कि विपिन दूर से आ रहा है। विपिन उनकी तीसरी संतान थी। क्या बात है बेटा, आज खेत में आए हो? अवध नारायण उसकी तरफ देखकर बोले। कुछ नहीं बाबूजी, अब मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। विपिन का सिर नीचे झुका हुआ था। क्यों, क्या बात हो गई? अवध नारायण ने अचरज से उसकी ओर देखा। बाबूजी, अगर सभी पढ़ने ही लगेंगे तो आपके बाद खेती कौन करेगा? विपिन ने अपने मन की बात बेधड़क कह डाली। अवध नारायण कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर सोचा चलो बाद में घर जाकर बात करते। घर आकर जब माँ ने विपिन के निर्णय के बारे में सुना तो गुस्से से बोली, तुम ये सब छोड़ो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन विपिन ने तो जैसे फैसला कर लिया था। अवध नारायण ने बीवी को समझाया और बोले कि जब सभी लड़के पढ़ ही रहे हैं तो एक बच्चा खेती के लिए भी तो चाहिए, रहने दो। जब इसकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। माँ भी मान गई। विपिन की तो मानो मुराद पूरी हो गई। अब वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाबूजी की खेती में मदद करने लगा। एक दिन जब अवध नारायण खेत में पानी लगा रहे थे तो विपिन ने उनसे पूछा, बाबूजी, खेत का ये पूरा टुकड़ा कितना होगा? बाबूजी बोले, बेटे ये 1 बीघा है। अच्छा, 1 बीघा इतना बड़ा होता है? विपिन आश्चर्य से खेत के चारों ओर फैले मेड़ का जायजा अपनी आंखों से लेने लगा। अच्छा बाबूजी, अपने पास कुल कितना खेत होगा? विपिन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बाबूजी बोले, बेटा कुल खेत तो करीब 16 बीघा है, लेकिन करीब 2 बीघे पर अपना अधिकार नहीं है। मतलब वह हमारा नहीं है। विपिन शायद समझ नहीं पाया। नहीं बेटा, बिल्कुल अपना है, रसीद भी अपने नाम से कटता है, लेकिन कुछ ताकतवर लोग जबरदस्ती उस पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। अवध नारायण के सीने से मानो बरसों की दबी आग से चिंगारी सी उठी। कौन है वह लोग बाबूजी, और कहाँ है वह खेत? एक साथ दोनों सवाल विपिन की जुबान से निकले। बेटा अपने ही गांव के लोग हैं। अवध नारायण ने एक ठंडी सांस ली। और बाबूजी वह खेत किधर है? विपिन ने अपना सवाल दोहराया था। यहीं बेटा, यहाँ अपना कुल 3 बीघा खेत है, पर 2 बीघे पर उन लोगों का ही कब्जा है। बाबूजी का दर्द बाहर छलक आया था। पता नहीं क्यों विपिन शांत हो गया। मन में सवालों की झड़ी लगी थी, लेकिन शायद उसे भी अपनी कमजोरी का एहसास था। आखिर उसके भी तो कोई चाचा ताऊ नहीं थे।
और बाकी भाई भी बाहर रहकर नौकरी और पढ़ाई करते थे। कहते हैं अकेला ब्रह्मा भी झूठा होता है। तन और मन में आग लग रही थी। कैसे कोई जबरदस्ती हमारे खेत जोत सकता है? बार बार ये सवाल दिल को बेंध रहा था, लेकिन समुचित उत्तर के रास्ते में अपनी कमजोरी बार बार आड़े आ रही थी। जिस मनह स्थिति से कभी जवानी में अवध नारायण गुजरा था, आज वही स्थिति विपिन की भी थी। एक खेत तो अवध नारायण ने छुड़ा लिया था, लेकिन दूसरा खेत छुड़ाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिसने खेत पर कब्जा किया था पूरे गांव में उसकी तूती बोलती थी। विपिन ने मन ही मन फैसला किया कि इस खेत को वह छुड़ाकर ही दम लेगा। उस दिन से विपिन की दिनचर्या बदल गई। खेती में उसका ध्यान न लगता था। अपने शरीर पर ध्यान देता और दोस्तों के साथ अड्डेबाजी करता। अवध नारायण उसके इस परिवर्तन से खफा थे। आए दिन छोटी मोटी लड़ाइयों में भी उसका नाम आने लगा, लेकिन किसे पता था कि ये किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही थी। गांव में धीरे धीरे विपिन की छवि खराब हो रही थी, लेकिन उसका मिशन अभी भी साफ था। कभी किसी बड़े ग्रुप को तो कभी किसी बड़े गुंडे को चुनौती देता। कभी जीत मिलती तो कभी हार, लेकिन इसका फल ये हुआ कि उसके दोस्तों की एक मंडली तैयार हो गई। और जब एक दिन उसे लगा कि अब वह अपने खेत पर धावा बोल सकता है, तो उसने कार्तिक महीने में जैसे ही खेत कोशी की धार से बाहर आया, जाकर उसमें उड़द बो दिया। अमीर और दबंग लोगों के चाटुकार हर जगह होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने जाकर दूसरे पक्ष को बता दिया कि इस बार आपके खेत में विपिन ने बीज डाल दिया है। बस फिर क्या था, उन लोगों ने भी उसी खेत में अपना बीज डाल दिया। जब फसल थोड़ी तैयार हुई तो विपिन ने दूसरा दांव खेला। वह अपने दोस्तों के साथ खेत पर जाता और अपने तथा दोस्तों के सारे मवेशियों को खेत में चरने छोड़ देता। ये बात दूसरे पक्ष को रास नहीं आई। वह पूरे दल बल के साथ आया और एक ही दिन में पूरी फसल को उखाड़ कर ले गया। लेकिन विपिन तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार था। उसने फिर से खेत को जोत कर दूसरी फसल डाल दी। बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। अवध नारायण ने जब ये बात सुनी तो काफी चिंतित हो गए। गांव में तरह तरह की अफवाहें थी। कोई कहता खेत तो अवध नारायण का ही है, फिर उसके बेटे ने जोत ही दिया तो क्या गलत किया, अब ये दबंगई नहीं चलने वाली है। कोई कहता ये विपिन दो चार छोटी मोटी लड़ाई लड़कर फन्ने खां बन रहा है। विक्रम चौधरी से पाला पड़ा नहीं है इसका, वही इसका भूत उतारेगा। कोई कहता आज रात में विक्रम राइफल लेकर इसके दरवाजे पर आया था, लेकिन ये डरकर वहां सोया ही नहीं था, नहीं तो आज ही इसका खेल खत्म हो जाता। जितने मुंह उतनी बातें। अवध नारायण अपनी सारी बुद्धि लगाकर बेटे के पक्ष में जनमत तैयार करता था, लेकिन मन ही मन काफी डरा हुआ था। दबंगई जब शीर्ष पर पहुंची तो उसे बरकरार रखने की जद्दोजहद शुरू हो गई। वहां उत्साह की कमी होती है। बस दाव पेंच लगाकर किसी तरह उस आसन पर कायम रहने की कोशिश की जाती है। परंतु जहां लड़ाई अपने अस्तित्व की होती है, वहां उत्साह भरपूर होता है और लोग जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरते। शायद यही अंतर इस लड़ाई में था। विक्रम चौधरी अपने शीर्ष पर था और इस छोटी लड़ाई में उलझना नहीं चाहता था। इस लड़ाई में उसकी जीत से उसके पद में या उसकी प्रतिष्ठा में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, परंतु हार की स्थिति में गांव पर उसके अघोषित वर्चस्व में सेंध लग जाती। इधर विपिन के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और जीत उसको शीर्ष पर बिठा देती। लेकिन तभी विक्रम चौधरी ने एक सधा हुआ दांव खेला और बोला, जिसके पास जमीन का असली कागज हो वही खेत पर अधिकार पाए और ये फैसला गांव के पंच करे। हमें किसी की जमीन जबरदस्ती खाने का कोई शौक नहीं है। मेरे पास खुद के 100 बीघे जमीन है। इस 2 बीघे से हमारा घर नहीं चलता है। चाल सधी हुई थी कि अगर जमीन जाती भी है तो अपनी बादशाहत पर कोई बट्टा ना लगे। अवध नारायण ने जब ये बात सुनी तो खुशी से फूले न समाये। एक एक कागज जोड़ जोड़ कर निकाला और अंत में पंच के फैसले से जमीन उन्हें मिल गई। विक्रम चौधरी की इज्जत और बढ़ गई। उसने पंचायती के बाद कहा कि हमने तो बचपन से ही इसे अपना खेत समझा था, इसलिए जोत कर खाते थे।
प्रत्येक जमीन का कागज थोड़ी देखते रहते हैं। अब जब पता चला कि असल में जमीन विपिन की है, तो हम ऐसे नहीं है कि किसी की जमीन जबरदस्ती खाएं। पर विपिन के लिए इस जीत के अलग मायने थे। बूढ़े अवध नारायण ने विपिन को गले से लगा लिया। आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बेटा, जो मैं न कर सका वह तुमने कर दिखाया। जिसकी आग आज तक मेरे सीने में दफन थी, उसे आज ठंडक पहुंची है। बूढ़ा अवध नारायण भावुक हो गया था। विपिन भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उस खेत की अगली फसल विपिन को सुपुर्द कर दी गई। अवध नारायण को अब अपने बेटे के पढ़ने का न पढ़ने का कोई अफसोस नहीं रहा। लगा ये तो अच्छा ही हुआ कि 3 बेटे पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे और एक विपिन गांव में खेती संभालेगा। हुआ भी ऐसे ही। बाकी के पुत्र धीरे धीरे एक एक कर नौकरी करने लगे। अवध नारायण का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया। बेटे छुट्टियों में घर आते, सबके लिए कुछ न कुछ लाते। विपिन कभी किसी भाई का दुशाला, किसी का स्वेटर, किसी का जैकेट पहन लेता। जिस चीज को वह पहन लेता, भाई भी वापस नहीं मांगते थे। गांव वाले बोलते, अरे विपिन, तुम्हारे सारे भाई नौकरी करते हैं और तुम ऐसे ही गांव में घूमते रहते हो। तो विपिन पलट कर जवाब देता, चाचा, उन लोगों को भगवान ने कर्मयोगी बनाकर भेजा है और मुझे राजयोगी बनाकर। सभी कमाएंगे ही तो फिर भोगेगा कौन? कम से कम एक भाई तो उसको भोगने वाला भी होना चाहिए ना। गांव वाले हंसते और बोलते, सही है भाई, असली ठाठ तो तुम्हारे ही हैं। लोग अवध नारायण के परिवार की तरफ अब सम्मान से देखते। सम्मान के भूखे अवध नारायण भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते। जिस सम्मान की बचपन में उन्होंने कल्पना की थी, बुढ़ापे में वह साकार हो रही थी। लेकिन ज्यादा दिनों तक वह इस जीवन का आनंद नहीं ले पाए और एक दिन अपने सबसे छोटे बेटे की नौकरी के ठीक साल भर बाद अच्छी खासी गृहस्थी छोड़कर स्वर्ग सिधारे। नियम से कहानी समाप्ति पर आ चुकी थी, लेकिन शायद ये शुरुआत ही है। वक्त करवटें ले रहा है। हाँ, उसकी आहट थोड़ी धीमी थी। राज्य में लोकतंत्र अपने नए आयाम देख रहा था। सामाजिक न्याय की लड़ाई चरम पर थी। आए दिन 2 गांव, 2 जातियों, 2 समुदायों में झगड़ा होता था। लोगों का पुलिस से भरोसा उठ रहा था। राजनेता गुंडे पालते थे और पुलिस राजनेता के इशारे पर गुंडों का पोषण करती थी। जब न्याय व्यवस्था कमजोर होती है तो समाज अराजक हो जाता है। अपने साथ हुए अन्याय के लिए खुद ही हथियार उठाने पड़ते हैं। शंकरपुर में भी यही हो रहा था। एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई, दूसरी से तीसरी, और फिर धीरे धीरे पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। गांव में रहने वाले सभी आम और खास इससे प्रभावित थे। विपिन की तो संगति भी ऐसे ही लड़कों से थी। फिर वह कैसे इस लड़ाई के प्रभाव से बच पाता? अब उसके बाकी भाई नौकरी करते थे, इसलिए वह ना तो खुलकर लड़ाई में कूद सकता था और ना ही अपनी संगति के कारण इस लड़ाई से बाहर आ सकता था। अगर वह खुलकर लड़ाई में शामिल हो जाता तो उसके भाई बुरी तरीके से प्रभावित होते। इसीलिए वह पूरे मनोयोग से इस युद्ध से दूर ही रहना चाहता था। लेकिन कुछ ही दिनों में जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंची तो उस आग से वह खुद को बचा नहीं पाया। विपिन ने पहले भी कोई लड़ाई भाइयों से पूछकर नहीं लड़ी थी, लेकिन तब उनकी आंच भाइयों पर नहीं आई थी। लेकिन इस बार की लड़ाई भीषण थी और जब इसकी तपन भाइयों तक पहुंची तो उनका मन झुंझला उठा। उन्हें लगने लगा कि विपिन के कारण ही इस झगड़े में हम लोग बेवजह घसीटे जा रहे हैं। कुछ दिनों तक तो भाइयों ने इस बात का इंतजार किया कि परिस्थिति खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन जब लड़ाई की भीषणता बढ़ने लगी, आए दिन किसी न किसी की हत्या होने लगी, तब भाइयों को ऐसा लगा कि जैसे अब पानी सिर से ऊपर आ गया है। भाई, बंधु, मित्र विपत्ति काल में ही पहचाने जाते हैं। लड़ाई में नाम उछलने से भाइयों को कोफ्त हो रही थी और लड़ाई से दूर होने पर गांव के लोगों के लिए हंसी का पात्र बन रहा था। जो लड़का पहले विपिन के एक इशारे पर दौड़ दौड़ कर पानी पिलाता था, वही अब उसका उपहास उड़ाता, पीठ पीछे कायर भगोड़ा कहता। विपिन खून के घूंट पीकर रह जाता। पल भर को लगता कि हाथ में बंदूक उठाने भर की देर है, यही लड़के फिर से हमारे पीछे घूमेंगे।
कल तक भैया भैया बोलकर खुशामद करता था, लेकिन आज जब मैं इस झगड़े से दूर हो जाना चाहता हूँ तो ये बात मेरी कमजोरी बन रही है। कभी सोचता कि इन लोगों से मेरा क्या मुकाबला है। मेरे सारे भाई नौकरी करते हैं। मैंने कोई भी गलत कदम उठाया तो इसकी आंच सभी भाइयों पर पड़ेगी। इन लोगों का क्या है, आगे नाथ न पीछे पगा। इनको कुछ भी खोने का डर नहीं है। ये सारी बातें सोचकर मन महसूस कर रह जाता। इधर भाइयों का प्यार विपिन के लिए छिछला हो रहा था। जो भाई बाहर रहते थे उन्होंने गांव में आना कम कर दिया। दूर से ही हालचाल पूछते और विपिन को इन लफड़ों से दूर रहने की सलाह देते। सबसे बड़ा भाई गांव में ही नौकरी करता था। अब पता नहीं मजबूरी में या फिर प्यारवश वही थोड़ा बहुत विपिन की मदद को तैयार रहता। इसका एक कारण ये भी था कि विपिन के बच्चे इस भाई से बहुत घुले मिले थे और उन बच्चों से शायद वह सचमुच अपने बच्चों जैसा प्यार करते थे। इसीलिए जब बड़े भाई ने गांव से बाहर शहर में जमीन खरीदी तो 2 कट्टा जमीन विपिन के नाम से भी ले ली। सबको उम्मीद थी कि ये बुरे दिन किसी बुरे स्वप्न की तरह बीत जाएंगे। लेकिन एक सुबह जब बड़ा भाई सुंदरकांड का पाठ कर रहा था तो दिन दहाड़े घर के पास ही कुछ लोगों ने विपिन को गोली मार दी। मारने वाले ने इत्मीनान से गोली मारी और जब विपिन गिर गया तो वे लोग वहां से भाग खड़े हुए। लोगों ने आनन फानन में विपिन को अस्पताल पहुंचाया। अब इसे भगवान की असीम कृपा कहें या उसके पूर्वजों का पुण्य, वह बच गया। ये शायद उस गांव में उस परिवार का आखिरी लम्हा था। अब गांव छोड़ने के अलावा उन लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं था। 2 भाई पहले से बाहर थे। बड़ा वाला जो गांव में ही शिक्षक था उसने भी शहर का रुख किया। गांव छोड़ने का बाकी भाइयों पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन विपिन के लिए ये सब कुछ लुटने जैसा था। कुछ दिन तो विपिन भी अपने बड़े भाई के साथ रहा, लेकिन जब देखा कि इस घर में गांव के घर जैसा अधिकार नहीं है तो अपने भाइयों द्वारा दिए गए उसी 2 कट्टे की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। बड़े वाले भाई ने इतनी मेहरबानी की कि उसके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। विपिन के लिए यही बहुत था। साल दर साल बीते, समय ने करवट ली। गांव में भी धीरे धीरे शांति लौट आई। कल के दुश्मन अब दोस्त बने फिरते थे। विपिन को लगता कि अगर सारे भाई मिलकर गांव में ही मकान बना लें तो अब फिर से गांव जाकर ही रहें। अवध नारायण के सारे कर्मयोगी पुत्र शहर में अपने मकान में ठाठ से रहते थे और राजयोगी विपिन अपनी पत्नी के साथ उस 2 कट्टे की जमीन पर बंजारे की जिंदगी जी रहा था। एक भाई का अधबना सा मकान ही आजकल उन दोनों का आशियाना था। भाग्य लक्ष्मी इतनी क्रूर हो सकती है, ये किसने सोचा होगा। सारे भाई शहर में मकान पर मकान बना रहे थे, लेकिन जब गांव में मकान बनाने की बात आती तो सबके पास पैसे कम पड़ जाते। पुश्तैनी डीह पर घर बनाना शायद किसी के लिए फायदे का सौदा नहीं था, इसलिए वहां घर बनाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। कदाचित एक बार चारों बेटे उस घर को स्वर्गवासी पिता की अधूरी तमन्ना ही मान लेते, लेकिन इन भावों के लिए शायद अब कहीं जगह नहीं बची थी। सबको लगता मुझे कौन सा रहना है वहां, जो रहेगा वह बनाएगा। अब रहने वाला तो विपिन ही था, पर उसके पास अकेले अपने बूते घर बनाने का सामर्थ्य ही नहीं था। विपिन अपनी बेचारगी पर तरस खाता। भाइयों की बेरुखी उसे अंदर तक साल जाती। कभी लगता अगर उस वक्त भाइयों की परवाह ना करके बंदूक ही उठा लेता तो या तो लड़ाई में मर जाता या फिर सामर्थ्यवान ही बन जाता। कम से कम ये जिल्लत भरी जिंदगी तो ना देखनी पड़ती। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। शंकरपुर में उत्सव का माहौल था। परंपरा थी कि आज पुरखे कौवा बनकर घर के आंगन में आते हैं और भगवान पर चढ़ाए गए लाए खाते हैं। लोग कौवे के आने का इंतजार करते कि वह लाए लेकर जाए और फिर वह प्रसाद आपस में बांट लें। इस बार अवध नारायण अपनी पत्नी के साथ आया था कौवा बनकर। रास्ते भर बातें करता आया था अपनी पत्नी से कि अब चलकर देखते हैं कि कैसा घर बनाए। अब तो घर पोते पोतियों से भरा होगा। पता नहीं कौन कौन सा बेटा आया होगा। कोई बात नहीं, विपिन तो होगा ही, उसे कौन सी कमी होगी। खुद का खेत है, 3 3 भाई नौकरी करने वाले।
अब वह पहले जैसी बात थोड़ी रही, जब डीह पर एक ही दिया जलता था। अब तो 4 बेटों का ढी है वह। बातों बातों में कब शंकरपुर आ गया पता ही नहीं चला। अब तो गांव पूरा बदल गया था। धीरे धीरे अपना घर ढूंढने लगा, पर घर था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसपास के घरों में कौवे मंडरा रहे थे, कुछ झपट्टा मारकर लाए उठा रहे थे, कुछ तो अब वापस भी जा रहे थे। चारों तरफ हलचल थी। अवध नारायण अब थोड़े थक भी रहे थे। उसने फिर से एक सिरे से अपने घर को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जहां वह पहुंचता वहां घर कोई था ही नहीं। उसे लग रहा था कि कुछ गलती हो रही। घर तो बहुत बड़ा बना होगा, पर ढूंढते ढूंढते अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। किसी आशंका से उसका मन भयभीत हो रहा था। दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। एक बात तो तय थी कि डीह वाली जगह यही है, लेकिन यहाँ तो ना कोई आदमी है और ना ही कोई घर। कहाँ गए मेरे बेटे? मेरे 4 बेटे क्या एक घर भी नहीं बना सके? एक लाए चढ़ाने वाला कोई नहीं है। लेकिन विपिन, वह कहाँ गया? वह तो ये गांव छोड़ने वाला ही नहीं था। अनसुलझे सवालों की गुत्थियां जब दिमाग को मथने लगी तो भगवान का स्मरण किया। हे भगवान, मुझे बस एक बार दिखा दो कि मेरे बच्चे कैसे हैं। मैं फिर कुछ नहीं मांगूंगा। आत्मा ही तो थे वे, फिर परमात्मा उनकी बात कैसे नहीं सुनते? पल भर में पूरा दृश्य उनके सामने था। अवध नारायण देखते हैं कि सारे बेटों का बड़ा बड़ा घर अलग अलग शहरों में बना है। चेहरे पर खुशी की स्मित रेखा ठीक से फैली भी नहीं थी कि दृश्य बदल गया। ये क्या? उसका लाडला, इस डीह का असली वारिस, राजयोग लेकर पैदा हुआ विपिन किसी तीसरे शहर में अपने किसी भाई के अधबने से मकान में बहुत दयनीय जिंदगी गुजार रहा है। अवध नारायण को ये माजरा कुछ समझ नहीं आया। जब उससे विपिन की हालत देखी नहीं गई तो अपने वर्तमान में आ गया। सामने देखता है कि सूना डीह पड़ा है। उसने मन ही मन सोचा कि पहले कम से कम एक बेटा तो होता था डीह पर दिया बाती के लिए। ऐसे 4 बेटों के वरदान से तो उस एक बेटे का अभिशाप ही बढ़िया था। उसके मुंह से एक आह सी निकली। लगता है डीह का अभिशाप और गहरा हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।